आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की, पोल साइंस की बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 7। देखिए 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं हम। राजनीतिक सिद्धांत के परिचय जो हमारी किताब है, जिन बच्चों ने बीएजी में एडमिशन लिया है या जो बच्चे बीएजी में एडमिशन लेंगे और डिसिप्लिन में अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आने वाली, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वाली वीडियोज़ हैं। तो आप इन सबको ज़रूर देखें। 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं हम राजनीतिक सिद्धांत का परिचय इस बुक पर। जिन बच्चों ने इनको नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और वहाँ से जा कर के फुल डिटेल से बने हुए चैप्टर इनको देख लें। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 हमारा है लोकतंत्र, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र से आप सभी भली भांति भांति परिचित है ही, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के अंदर हम कुछ डिटेल से स्टडी करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। जिन बच्चों ने बीएजी में एडमिशन लिया है, ठीक है, जो सोल से भी, जो कोई डीयू से, सोल से, जहाँ से भी जो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है ना, उन सभी के लिए ये जो ग्रुप है ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे जाके एक @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकतंत्र के अर्थ की। देखिए लोकतंत्र का जो अर्थ है ना, आपने आज से पहले सब कुछ लोकतंत्र के बारे में सुना ही होगा कि लोकतंत्र क्या है। डेमोक्रेसी है जो जनता के द्वारा चलाई जाती है। प्रजातंत्र है जिसमें जनता प्रतिनिधि को चुनती है और वो सरकार चलाते हैं। लेकिन ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र, ये शब्द आया कहाँ से, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए लोकतंत्र जो शब्द है ये ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी से निकल के आया। ये डेमोक्रेसी जो शब्द है ये ग्रीक का शब्द है, ठीक है, जिसमें डेमो का अर्थ होता है जनता और क्रेसी का अर्थ होता है शासन करना। अर्थात क्या बना, जनता के द्वारा शासन करना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र एक जो शब्द है ये डेमोक्रेसी से बना है और डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। डेमो का अर्थ होता है जनता और क्रेसी का अर्थ होता है शासन करना। अर्थात जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, ऐसी शासन व्यवस्था, यानी कि जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन और ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की बागडोर, यानी कि जो भी सरकार चल रही है उसकी बागडोर प्रजा या उसके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उसके हाथ में होती है। आप सभी जानते ही हैं लगभग पूरे विश्व के अंदर ज़्यादातर देश हैं, ठीक है, लगभग ये कह लो कि 1/3 से भी ज़्यादा देश हैं जिसके अंदर लोकतंत्र है। ठीक है, तो लोकतंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है? लोकतंत्र जो लोग उस तंत्र के अंदर रह रहे हैं। लोकतंत्र का अर्थ ही यही है कि लोगों का तंत्र, यानी लोग जो उस राज्य के अंदर, लोग जो उस देश के अंदर रह रहे हैं उसके द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, उसके द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वह शासन व्यवस्था, किसी भी देश की वो शासन व्यवस्था जिसकी बागडोर जनता के हाथ में होती है, प्रजा के हाथ में होती है। अब प्रजा के हाथ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, कहीं आप सोचो कि प्रजा के हाथ में है, प्रजा के हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अर्थात चुनाव के दौरान जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उनके प्रतिनिधि आगे जा कर के सरकार बनाते हैं। तो जो जनता है उनका, ये कह सकते हो, मेन रोल जो है इसके अंदर वो जनता का होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बागडोर जो है शासन की वो किसके हाथ में हो? प्रजा के हाथ में हो, उसे कहते हैं हम लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसको हम प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं। आपने ये भी सुना होगा प्रजातंत्र। तो लोकतंत्र को प्रजातंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि आप अब कॉलेज में आ गए हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसी लैंग्वेज का, ठीक है, डेफिनेशंस का, परिभाषाओं का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे मिले। तो प्रोफेसर सिलेने के अनुसार, प्रोफेसर सिले ने कहा है लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति चुनाव अपना मत दे करके प्रतिनिधि को चुनता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति जो है उस प्रजातंत्र के अंदर भाग लेता है उस सरकार को बनाने के लिए। ठीक है, तो उस सरकार को कहते हैं जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है वो बहुत फेमस है, आप सबने पहले सुनी भी होगी। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ठीक है, यानी कि मेन इसके अंदर जो केंद्र है वो जनता ही है।
जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाने वाला जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, लोकतंत्र है। तो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन आप ज़रूर याद रखें। अंग्रेजी में आपने सुना होगा, इसे कहते हैं टू द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है ना। तो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन आप ज़रूर याद रखें। डाइसी के अनुसार, डाइसी ने कहा है कि शासन का वह रूप जिसमें शासन वर्ग संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षाकृत अधिकांश लोग होते हैं, ठीक है। जिसमें शासक वर्ग, इन्होंने कहा कि शासन का वह रूप यानी शासन का वह व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग यानी जो सरकार है वो संपूर्ण राष्ट्र ना होकर के बल्कि ज़्यादातर उसके अंदर अधिकांश कौन होते हैं, लोग होते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो भी शासन व्यवस्था है, जो भी शासक वर्ग है, वो लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के द्वारा चलाया जाता है। तो आप इन तीन मैंने सिंपल परिभाषाएं बिल्कुल लिखी हैं, एक एक दो दो लाइन की, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, इनको आप अच्छे से समझ भी गए हो तो आप इनको एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर लिखें। इसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। देखिए लोकतंत्र हमने सुन तो लिया, अभी लोकतंत्र कब या किस शहर कहाँ पर सबसे पहले आया, ठीक है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, तो थोड़ी इतिहास की बात कर लेते हैं लोकतंत्र की, ठीक है। आधुनिक विश्व में जो लोकतंत्र है यानी आज के समय में जो लोकतंत्र है ना, वो प्राचीन काल के लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है, ठीक है। सबसे पहले प्राचीन यूनान में ये लोकतंत्र देखने को मिला था, लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले लोकतंत्र सबसे पहले यूनान में देखने को मिला था। और यूनान के ही हमारे कौन थे आपको पता होगा, अरस्तु, ठीक है। तो यूनान में सबसे पहले देखने को मिला था। यूनान का शहर था एथेंस। एथेंस वह शहर था जहाँ लोकतंत्र सबसे स्थिर और कठोर एवं आदर्श के रूप में माना जाता था, ठीक है। लोकतंत्र को एक कठोर व्यवस्था, स्थिर व्यवस्था और एक आदर्श के रूप में लोकतंत्र को देखा जाता था। कहाँ पर, यूनान के शहर में एथेंस में। फ्रांस के अंदर लोकतंत्र का आरंभ हुआ था 1789 की क्रांति के बाद। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस पूरी तरीके से बदल गया था, आप सबको पता ही होगा फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो 1789 की क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस में लोकतंत्र आया था। फ्रांस के अंदर ये प्रस्ताव पारित हो गया था, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1789, ठीक है। 1789 में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। इसके बाद पूर्ण रूप से फ्रांस के अंदर जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। वहीं अमेरिका की बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 के बाद जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था अमेरिका में। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले विचारों एवं सिद्धांतों को इनके द्वारा ही व्यक्त किया गया था, यानी कि इन सबको एक्सेप्ट करने के बाद 1789 फ्रांस में, 1776 अमेरिका में, इसके बाद ये लगा लो कि पूरे विश्व के सामने कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे विचार इन्होंने रखे, इनके द्वारा ही कह सकते हो कि इनको देख करके बहुत सारे विश्व के जो देश थे उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया था। और लोकतंत्र के अंदर जो ब्रॉड चेंजेस आए थे वो शायद इसके बाद आए थे, ठीक है। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में सबसे आधुनिक लोकतंत्र है। 1929 से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि 1929 में एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1929 से पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और 1948 में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत आया था, ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के समर्थन के साथ साथ सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया गया था। तो आप इसको याद रखें इस तरीके से कि 1948 में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत आया था। 1929 से पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यूनान में सबसे पहले देखने को मिला था लोकतंत्र, ठीक है। उसके बाद फ्रांस आ गई, फ्रांस के बाद अमेरिका, फ्रांस, और इन्होंने जो है नींव रखी थी लोकतंत्र की। इसके बाद विश्व के बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र को अपनाया। और लोकतंत्र आज के समय में एक ऐसी व्यवस्था है जो लगभग सभी देशों के द्वारा अपनाया जाता है। प्रकृति की बात कर लेते हैं, लोकतंत्र की किस प्रकार की प्रकृति है। तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ना, वो समानता के अधिकार पर चलती है। समानता के अधिकार पे कैसे चलती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति समान है, तो इसीलिए जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये समानता के आधार पर चलती है। समानता हमें क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना राजनीतिक दल बना सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। तो इसीलिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो समानता के अधिकार पर चलती है। लोकतंत्र नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका की व्यवस्था होती है, ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्र एक इकाई होती है लोकतंत्र के अंतर्गत जो कार्य करती है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यानी कि मनुष्य को राज्य के अंदर जो
अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त है, उनका कोई भी हनन ना करे, कोई भी उनका ये कह सकते हैं उसका कोई कुछ गलत फ़ायदा ना उठाए, किसी के अधिकारों को ना मारे, तो इसके लिए न्यायालय का प्रावधान रखा गया है। और न्यायालय जो है स्वतंत्र रूप से काम करता है लोकतंत्र के अंतर्गत। न्यायालय स्वतंत्र इकाई होता है लोकतंत्र की। प्रत्येक नवयुवक एवं नवयुवती, यानी जो भी 18 वर्ष से ऊपर का बॉय होता है या गर्ल होती है, उनको वोट डालने का अधिकार होता है। 18 वर्ष पूरे करने के बाद उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने विवेक से अपने प्रतिनिधि को चुने, वो समझ सके कि किस प्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं। तो 18 वर्ष के बाद प्रत्येक युवक और प्रत्येक नव युवती जो है वो वोट डाल के अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। सभी जो निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र के अंदर वो बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि मान लो सरकार जो बनती है, सरकार किससे बनती है? जिनका बहुमत होता है, और उन बहुमत के द्वारा ही लोकतंत्र के अंदर निर्णय लिया जाता है। उदारवादी लोकतंत्र स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था होती है। जो उदारवादी लोकतंत्र है ना, हमारे भारत जैसे देश के अंदर उदारवादी लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था की जाती है, तभी सरकारें बनती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अंदर जनता जो है भाग लेती है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उसके बाद सरकार बनती है। तो उदारवादी लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है। समाचार पत्र क्या काम करते हैं? समाचार पत्रों को सरकार की नीतियों के बारे में अपनी राय प्रकट करने की छूट होती है। समाचार पत्र हमें बताता है, समाचार पत्र का मेन काम होता है कि वो जनता को जागरूक करें, वो जनता को ये बताए कि आप किस प्रतिनिधि या किस पार्टी के लिए आप जो वोट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस पार्टी की क्या कार्य करना चाहती है, ठीक है। तो सरकार की नीतियों के बारे में हमें कौन बताता है? वो समाचार पत्र बताता है। और समाचार पत्र जो है निष्पक्ष रूप से अपना काम करता है। लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को सत्ता का अंतिम स्रोत माना गया है। सत्ता का अंतिम स्रोत, आप कह सकते हो कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही है, क्योंकि जनता ही तो प्रतिनिधियों को चुनती है, तभी तो प्रतिनिधि जाके सरकार बनाते हैं। तो अंतिम स्रोत है हमारा क्या? जनता, लोकतंत्र के अंदर। वही बात आती है घूम फिर के कि जनता एक केंद्र बिंदु है लोकतंत्र के अंतर्गत। सब कुछ जो है, सरकार व्यवस्था, शासन व्यवस्था, सब कुछ जनता के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसीलिए जनता को है अंतिम स्रोत माना गया है लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि जनता ही अपने वोटों के द्वारा निर्णय लेती है कि कौन सा दल सरकार बनाएगा। ये मैंने आपको भी बताया, क्योंकि जनता ही निर्णय लेती है, जनता ही वोट के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। आधुनिक युग में अगर हम आज के युग की बात करें तो सबसे लोकप्रिय और स्थायित्व वाली राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र ही है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि लगभग 1/3 से भी ज़्यादा जो देश हैं विश्व के, वो लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाते हैं। आधुनिक युग में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था, और यही मानी जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो लोग रहते हैं, जो नागरिक रहते हैं, वो काफ़ी खुश होते हैं, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, उनको समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो अच्छी मानी जाती है आधुनिक युग में राजनीतिक व्यवस्था के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार की, ठीक है। लोकतंत्र के प्रकार, या ये कह सकते हो कि लोकतंत्र किन किन प्रकारों का होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र के अनेक प्रकार है, जैसे प्रतिनिधिक लोकतंत्र, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, मंत्रणात्मक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और सार्वभौम लोकतंत्र। इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट से। देखिए, प्रतिनिधिक लोकतंत्र क्या होता है? प्रातिनिधिक लोकतंत्र, जटिल समाजों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना संभव नहीं है। यानी कि जटिल समाज, यानी आज जो समाज की व्यवस्था है, खासतौर से भारत देश की, जहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो जटिल समाजों के में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना असंभव है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना संभव कैसे है? क्योंकि जनता थोड़ी ना सीधे सरकार चला लेगी। जनता क्या करती है? चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेती है, ठीक है। और जनता फिर चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेकर के अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और अपने प्रतिनिधियों को वो किस बेस पे चुनते हैं? देखिए, जो भी चुनावी प्रक्रिया के अंदर लोग समूह अपना नेता जो चुनते हैं, वो इसलिए चुनते हैं कि जो उनकी मनोकामनाएं, जो उनकी मनोरथ हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो प्रतिनिधि उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना संभव नहीं है। प्रतिनिधि का मतलब यही है कि जनता के द्वारा यहाँ पर उनका प्रतिनिधि चुना जाता है, और प्रतिनिधि चुनने के पीछे उनका जो मुद्दा होता है, उनका जो मेन काम होता है, वो ये होता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हित की बात करें, उनके मनोरथ की बात करें, ठीक है। प्रतिनिधि भी जो है उस समय ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधि के मत और हित निर्वाचक के मत और हित के साथ ही होते हैं। यानी जो चुनने वाली जनता है, उस समय जब निर्वाचक जब प्रतिनिधियों को चुनता है, तो प्रतिनिधि के हित और मत, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनके हित हैं,
वो निर्वाचकों के मतों से मेल खाते हैं, यानी उनके अलग अलग मत या हित नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से जनता जो है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र में भागीदारी होती है उनका, इस प्रकार से जो है वो प्रतिनिधियों को चुनती है निर्वाचक। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र हमें क्या बताता है? देखिए, राजनीतिक निर्णय प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिक व्यक्तिक भागीदारी पर निर्भर करता है ना। प्रत्येक व्यक्ति भागीदार है। सहभागितापूर्ण का मतलब यही है कि लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति भागीदार है कोई भी राजनीतिक निर्णय जब लिया जाता है, क्योंकि सभी एक दूसरे के समान रूप से निर्भर है। क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है राजनीति जनता पर निर्भर है और जनता राजनीति पर निर्भर है ना, तो इन एक दूसरे से मिला करके इनका काम चलता है। और जब जनता का अगर सहभागिता जनता की नहीं होगी तो वो लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं। तो इसीलिए सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का मतलब ये है कि कोई भी राजनीतिक निर्णय जब लिया जाता है तो वो जनता के साथ मिलकर के लिया जाता है। निजी हितों की रक्षा करने तथा अच्छी सरकार की रचना करने के लिए भागीदारी एक साधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। निजी हितों की रक्षा करने, जो भी जनता, जो भी समूह है, जो समाज है, उसके हितों की रक्षा करने के लिए और एक बेहतर सरकार चुनने के लिए, जनता की भागीदारी जो है एक साधन के रूप में काम करती है। तो सहभागितापूर्ण लोकतंत्र है। मंत्रणात्मक लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बात आती है कि खुल करके किसी मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से विचार विमर्श को महत्व दिया जाना। ठीक है, इस लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर मुक्त तथा सार्वजनिक विचार विमर्श को महत्व दिया जाता है। यानी कोई भी ऐसा कोई मुद्दा है जिस उसको सार्वजनिक रूप से रखा जाता है और जनता के समक्ष रख करके वाद विवाद होता है। ठीक है, विचार विमर्श होता है उस मुद्दे के ऊपर, फिर कोई निर्णय लिया जाता है। नागरिक सार्वजनिक मुद्दों के विषय पर मंत्रणा में शामिल होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई मुद्दा है जो देखिए, ज़्यादातर जो मुद्दे सरकार के होते हैं वो जनता से रिलेटेड ही होते हैं। तो जनता के सामने समक्ष रख के उस मुद्दे को, उसके लिए विचार विमर्श का एक अहम जो है कार्य किया जाता है। जनता को पूरा भागीदारी जनता की दी जाती है और उसके बाद उन मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और उसके बाद जो है राजनीतिक निर्णय तक पहुंचा जाता है। तो मंत्रणात्मक लोकतंत्र हमें यही बताता है कि जो भी सार्वजनिक मुद्दे हैं उस पर जनता जो है वो सार्वजनिक रूप से विचार विमर्श करें। ठीक है, मंत्रणा करें। तो ये मंत्रणात्मक लोकतंत्र हमें बताता है। इसके बाद देखिए, सामाजिक लोकतंत्र में क्या बताता है। सामाजिक लोकतंत्र से आप भली भांति परिचित भी हैं। यह समानता के प्रत्येक दृढ़ प्रतिज्ञता पर आधारित है, यानी कि ये समानता पर आधारित है। सामाजिक लोकतंत्रवादियों का क्या मानना है कि सभी व्यक्तियों को समाज के जो भी साधन है, ठीक है, उनका एक उचित भाग मिलना चाहिए। ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र ये बताता है कि जो भी राज्य के अंदर नागरिक रह रहे हैं, जो भी व्यक्ति राज्य के अंदर रह रहे हैं, उनको जितने भी संसाधन हैं, जितने भी सार्वजनिक साधन हैं, उनका एक उचित भाग मिलना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन की निजी योजनाओं को कार्य रूप दे सके। ठीक है, जिससे वो अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सके, जिससे अपना वो सर्वांगीण विकास कर सके, अपनी आजीविका चला सके। तो जो भी संसाधन है वो समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राज्य के नागरिक को मिलना चाहिए। यह मूल रूप से समानता की परिस्थितियां पैदा करने में रुचि रखता है। सामाजिक लोकतंत्र क्या करता है? समानता की परिस्थितियां पैदा करता है। समानता की परिस्थितियां वही परिस्थितियां होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार हो अपनी आजीविका चलाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार हो अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंदर समान हो। ठीक है, तो ऐसी जो समानता की परिस्थितियां पैदा करता है वो कौन सा करता है? सामाजिक लोकतंत्र करता है। सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग एक समान सीमा तक करें। ठीक है, ये भी डिसाइड करता है कि प्रत्येक राज्य का जो नागरिक है वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग एक समान सीमा तक ही कर सके। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है सार्वभौम लोकतंत्र। सार्वभौम लोकतंत्र हमें क्या बताता है? यह एक ऐसा विचार है जो राजनीतिक सिद्धांतवादियों तथा द्वारा भूमंडलीकरण के प्रयोग में विकसित किया गया है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको इसके अंदर बताऊं तो इसका कहने का मतलब ये है कि ना, इसके अंदर जो है सार्वभौम लोकतंत्र का मतलब है कि आप सिर्फ राज्य तक ही सीमित ना रहें, राज्य की सीमाओं तक या राज्य के भीतर या बाहर क्या हो रहा है इस तक ही सीमित ना रहें, बल्कि एक ब्रॉड सोच रखें, एक सार्वभौम सोच रखें। ठीक है, सार्वभौमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाना है, इन सभी चीज़ों को है, इन सभी चीज़ों का भी जवाब देना है, इन सभी चीज़ों के अंदर भी देखना है। तो ये सभी चीज़ें बताता है हमें सार्वभौम लोकतंत्र। आर्थिक व सांस्कृतिक भूमंडलीकरण के विकास के साथ यह माना जाता है कि लोकतंत्र को राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं से परे इन चुनौतियों का भी जवाब देना चाहिए। ठीक है,
यानी कि सार्वभौम के मुद्दे पर भी लोकतंत्र को ध्यान देना चाहिए, ना केवल अपने राज्य और राज्य के अंदर सीमाओं के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है इन सबको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन अधिकारों को जो है मान्यता दी गई है इन पर ध्यान देना चाहिए, क्या नई नई चीज़ों को ऐड किया जाना चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा होता है सार्वभौम लोकतंत्र। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। देखिए 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस करी है मेन इस चैप्टर की। वो क्या थी, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ठीक है, कुछ परिभाषाओं को हमने डिस्कस कर लिया, लोकतंत्र के ऐतिहासिक पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, लोकतंत्र की प्रकृति को डिस्कस कर लिया और लोकतंत्र के प्रकारों को डिस्कस कर लिया। तो ये जो है इस चैप्टर का एंड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। धन्यवाद।